हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। हमने एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए क्लासेस शुरू कर रखी हैं, जिसकी हमारी 5 क्लासेज हो चुकी हैं। आज ये छठे नंबर की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब ये जो क्लासेज हमने शुरू कर रखी है ये टीजीटी साइंस, मतलब चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान रीट मेंस की, जहाँ कहीं भी आपका सब्जेक्ट साइंस है, या फिर जो सीटेट जो जुलाई में होना है उसकी तैयारी कर रहे हो, मतलब जहाँ कहीं भी आपका सब्जेक्ट साइंस है, ये क्लासेज आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। और इस चैनल पर कंप्लीट साइंस करवाई जाएगी। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है, जैसे ही केमिस्ट्री कंप्लीट होगी बायो करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स करेंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन नोट्स के रिगार्डिंग मैं बता देती हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये नोट्स ले सकते हैं। ये नोट्स पेड रहेंगे, ठीक है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। हमने केमिस्ट्री शुरू की थी, हमने पढ़ा था पार्टिकल्स के बारे में, कि कोई भी मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एटम की। अब एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इन सब के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब भी हम एटम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये सब एटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, एटम, जो एटम वर्ड है ये दिया डेमोक्रेटस ने, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। मतलब यहाँ पर जो भी लाइनें लिखी गई हैं वो सब इंपॉर्टेंट ही हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया गया, तो आपके लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दूसरा, एटम वर्ड गिवन बाय डेमोक्रेटस, ठीक है। एंटोनी ली लेविएसर गिव टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो ये साइंटिस्ट थे एंटोनी ले लेविएसर, इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 इंपॉर्टेंट लॉ दिए, ठीक है। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो इधर होता है रिएक्टेंट और हमें मिलता है फिर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है H2, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, इस साइड रिएक्टेंट की साइड जो भी मोलर मास है, प्रोडक्ट की साइड भी सेम मोलर मास मिलेगा। ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। जैसे देखिए, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 का 2 और ये 4, प्लस 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 16 और 2 का 32, ठीक है। तो ये हो गया 36, ठीक है। अब इधर कैलकुलेट करते हैं, ये 2 तो एज इट इज मल्टीप्लाई, 2 हाइड्रोजन मतलब मोलिकुलर मास 2, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन, 16 और 2 18 इंटू 36, तो ये दोनों साइड इक्वल आएगा। इस बात का ये ही मीनिंग है कि जो मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड सेम होता है। ये सिंपल सा लॉ है। दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे देखिए H2 की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, हमें मिला H2O। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो जिस प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट की साइड प्रोडक्ट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोडक्ट की साइड रिएक्टेंट में है वो ही प्रोडक्ट में मिलेगा। देखिए प्रोपोर्शन की बात करते हैं। अब इसका मोलिकुलर मास 4, इसका 32, इनका रेशियो निकालिए 1:8, ठीक है।
अब इस साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाले तो 4 और 32, 1 और 8, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शन होता है वो भी सेम होता है इन दोनों लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो रोज थे 1779 में, इन्होंने बताया एलिमेंट आर ऑलवेज इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। वो जो हमने पीछे देखा था एग्जांपल H2O का दे रखा है, जिसमें मास ऑफ हाइड्रोजन रहेगा 2, जो हमने पढ़ा है। मास ऑफ ऑक्सीजन 16, रेशियो 1:8, ठीक है। और इधर भी 1:8, ठीक है। ये दोनों साइड 1:8 एंड 1:8, ये मास आ गया। ये H2O का है और ये इसका, ठीक है। अब जब एटम के बारे में डिस्कवरी हुई तो अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, एटम को डिफाइन किया कि एटम कैसा होता है, क्या होता है एटम के। अब उनके कुछ ड्रॉबैक भी रहे, लेकिन हमें हर हर थ्योरी पढ़नी है। कई बार तो जो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसके जो मैंने ये पॉइंट लिख रखे हैं, इनमें से 3 पॉइंट लिख के दे देगा आपको और एक कोई और दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है। इस टॉपिक से एस्टेट में 5 से 6 क्वेश्चन भी बने हैं, 5 से 6, 5 से 6 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बने हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। इन्होंने इन 1808 डाल्टन प्रेजेंट हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। 1808 में डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी। दिस थ्योरी बिकम वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब हमने ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि मैटर टिनी पार्टिकल्स से बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ही हमें बता दिया गया था कि एटम को ना ही तो हम बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइडेंटिकल मास, एटम का एक आइडेंटिकल मास होता है, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट के एटम, जो एटम होगा उसका डिफरेंट मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग मिलेंगी, ठीक है। एटम कंबाइन इन होल नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो एटम है वो हमेशा एक होल नंबर में कंबाइन होंगे। जैसे कि एक क्लास के एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया जाता है। जैसे एक क्लास में 8 बच्चे हैं, या तो 8 है या 9, मतलब 8.5 नहीं हो सकते, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एटम जब भी कंबाइन होंगे, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे या 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो, ऑक्सीजन के एटम ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा ऑक्सीजन का एटम मिले, ठीक है। तो ये होल नंबर में ही कंबाइन, ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन कंपाउंड। जो नंबर होते हैं एटम में और जो एटम के प्रकार होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं कंपाउंड में। अब कंपाउंड हमने पढ़ा था जैसे H2O, ठीक है। इसमें जो एटम है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है और रिलेटिव नंबर में है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम एटम। क्या है एटम, ठीक है। एटम क्या है, देखिए, वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन, एटॉमिक रेडियस इन नैनोमीटर। एटम क्या है, एटम इतना स्मॉल है जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी स्मॉल, मतलब बहुत ही स्मॉल एटम है, ठीक है। जो एटॉमिक रेडियस होती है, जो ये रेडियस की बात कर रहे हैं हम एटम की, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है नैनोमीटर में, ठीक है। और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1/10⁹ मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो नैनोमीटर में मीटर का भी 10⁹ करेंगे नैनो, तब जाके 1 मीटर बनता है। तो बहुत ही स्मॉल रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है।
एटॉमिक रेडियस वेरी स्मॉल। जब एटॉमिक रेडियस इतनी स्मॉल है तो जो एटम है वो भी बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। अब एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। जो एटॉमिक मास हम पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? टोटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम। अब एटम में क्या क्या होते हैं भाई? एटम में होते हैं ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास हम किसे बोलते हैं? टोटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो मास होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, रिटन एज AMU। ये इसकी एक यूनिट है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट जैसे कार्बन 12 ले लिया, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। 1 कार्बन इज इक्वल टू 12 एटम। 12 एटम को क्या लिख सकते हैं? AMU, क्योंकि हमने पढ़ा था रिटन एज AMU, ठीक है। 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो देखिए एक कार्बन है, इसमें इसमें 12 एटम है, ठीक है, ठीक। और इसको लिख सकते हैं 12 AMU, ठीक है। ऐसे ही जो 12 AMU है वो मास ऑफ 1 कार्बन एटम के इक्वल है, ठीक है। अब 1 AMU की बात करें, 1 AMU क्या है? देखिए ये यूनिट्स हैं जो मास को मेजर करती हैं। तो 1 AMU निकालना हो तो 1/12, 1 AMU तो ये 12 इधर आएगा, 1/12 मास ऑफ 1 AMU ऑफ कार्बन 12, ठीक है। ये U है, आप याद रखिएगा। तो ये एटॉमिक मास है, सिंपल सा जो हम मास निकालते हैं किसी भी एटम का उसे बोलते हैं एटॉमिक मास। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ एटम, एटम्स का जो एक ग्रुप बन जाता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के ग्रुप बन जाए, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड हमने पढ़े थे, जो अलग अलग हों, जो दो एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हों वो कंपाउंड, और जो सिंगल एक ही एलिमेंट से बने हों जैसे ऑक्सीजन O2 वो क्या है? एलिमेंट। H2O क्या है? कंपाउंड, जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये सेम टाइप एटम से मिलकर बना है जैसे कि O2, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट जैसे H2O, ठीक। दो तरह के मॉलिक्यूल हो गए। अब एटॉमिसिटी की बात करें, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है उसको कहेंगे एटोमोसिटी। बहुत ही सिंपल है, देखिए H2PO P4S8 ये इसके एग्जाम्पल है। अब मोनो एटॉमिक की बात करें, हीलियम सिंगल है, आर्गन सिंगल है, नियोन, क्रिप्टॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सिंगल सिंगल एटम है, तो इन्हें हम बोलेंगे मोनोएटॉमिक। डाइएटॉमिक में क्या होगा? दो एटम कंबाइन होंगे, जैसे हाइड्रोजन H2 इसमें दो हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें दो ऑक्सीजन है, ठीक। Cl2 इसमें भी दो है। ट्राइएटॉमिक में तीन, O3 इसका एग्जाम्पल है। पॉली एटॉमिक जिसमें बहुत सारे एटम कंबाइन हो जैसे कि S8। तो ये बहुत ही सिंपल था। एटॉमिसिटी किसी भी टर्म की बतानी हो तो हम उसमें देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम कंबाइन है। एक सिंगल है तो मोनोएटॉमिक, डबल है तो डायो, ट्रिपल है तो ट्रायो, और 3 से ज्यादा है तो पॉली एटॉमिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वो तो हमने पढ़ लिए एलिमेंट के, ये जो एग्जाम्पल थे ये सारे थे एलिमेंट के, क्योंकि इनमें सिंगल सिंगल है। अब कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड आल्सो डायटोमिक, ठीक है, ये भी डायटोमिक हो सकते हैं, जैसे HCl ये क्या है? डायटोमिक, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक Cl, ठीक है, तो ये डायटोमिक हो गया। इसका रेशियो, मास का रेशियो ये आ गया, ठीक है। H2O ये ट्रायटोमिक, कैसे? इसमें दो तो हाइड्रोजन है
और एक ऑक्सीजन, तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक। इसके मासेज के रेशियो 1:8। NH3 इसमें 3 तो हाइड्रोजन हो गए और 1 नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये ट्राई एटॉमिक। 4 हो गए ना इसमें, 3 और 1 4, तो ये टेट्राटोमिक। और इसके मासेज का रेशियो ये दे रखा है। अब CO2 2 तो ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक। इसका मास का रेशियो 3:8, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं हम। जैसे कि H2O ले लिया, हमने ले लिया H2O, ठीक है, इस 2 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन का मास 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, एक ही है, और इसका मास कितना होता है 16, तो ये टोटल आएगा 18U। ये U है, बाय मिस्टेक 4 कर रखा है, आप सही कर लीजिएगा, 18U, ठीक है, ये इसका मास आ गया। अब CO2 का करें तो सेम, कार्बन के कितने एटम हैं, एक, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2, और मास 16, टोटल 44U, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना। एक आता है फॉर्मूला यूनिट मास, इसमें सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन ए फॉर्मूला, फॉर्मूला मास में जितने भी एटम प्रेजेंट है सबका मास, ठीक है। तो जैसे ये CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम का मोलिकुलर मास 40, ऑक्सीजन का 16, टोटल हो गया 56। ये सिंपल सा है। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोल कंसेप्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन। एक मिनट रुकिएगा आप। देखिए, हम मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। और अगर ये मोल कंसेप्ट समझ में आता है तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, अगर समझ में नहीं आता तो आप चाहे कितनी वीडियो देख ले आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है ये मोल कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले देखिए, जब हम बात करते हैं 1 डजन, 1 डजन बनाना, जैसे ही हम बोलते हैं कि 1 दर्जन केला, तो उसका मतलब आप समझ जाते हो उसमें कितने केले हैं, 12, ठीक है। ये एक फिक्स नंबर है, जैसे ही आप डजन सुनोगे आप समझ जाओगे 12, 12 की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, मोल भी कुछ ऐसा ही है, जैसे ही आप मोल सुनोगे 1 मोल, जैसे ही आप 1 मोल सुनोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे कि 1 डजन 12 के इक्वल था, ऐसे ही 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल है, ठीक है। अब इसके आगे हम जो भी जोड़ेंगे, जैसे 1 मोल बुक जोड़ दिया, मान लो मैंने, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 मोल बुक, तो 1 मोल क्या पढ़ा था हमने, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो बुक जोड़ा है ना, इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे बुक। आप ये बात याद रखिएगा, आपको मोल कंसेप्ट बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। तो देखें, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, 1 मोल होता है, इसके 1 मोल के आगे जो भी लिखेंगे उसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे एक बार। अब देखिए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, हमने ये चीज अलग से लिखी है, ठीक है। 1 मोल का मीनिंग लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23, और जो ये था ये एज इट इज, ठीक है। कितना सिंपल है ना, आप समझ रहे हो, ठीक है। 1 मोल O2 मोलिक्यूल, हमने क्या अलग से लिखा है 1 मोल के अलावा, O2 मोलिक्यूल, 1 मोल की जगह लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल की जगह हम फिक्स लिख रहे हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा, O2 मोलिक्यूल, तो यहाँ भी लिख दिया O2 मोलिक्यूल।
बहुत ही सिंपल वे में मैंने बता दिया। 1 मोल की जगह लिखेंगे ये 6.022। देखिए मैं फिर दोबारा समझा देती हूँ आपको। 1 मोल की जगह हम फिक्स लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे 1 मोल की जगह आगे कुछ भी आ जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखें? 1 मोल की जगह तो हम फिक्स ये ही लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे जो भी आया है, एटम आया है या मोलिक्यूल आया है, इसको एज इट इज यहाँ चिपका देंगे। एटम है या मोलिक्यूल जो भी, समझ गए हो आप? ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। 1 मोल ऑक्सीजन एटम ये लिख दिया, 1 मोल ऑटो मोलिक्यूल ये लिख दिया। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है। तो जब किसी भी चीज का हम मास कैलकुलेट करते हैं तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। जब कार्बन की बात करते हैं इसमें 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन का मास है ये, 1 प्रोटॉन का मास ये होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन का मास ये होता है, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये एक वैल्यू है जो आप याद रखिएगा। तो हमारे पास ये आया 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं AMU, ठीक है, ये U है, AMU, ठीक है। तो ये हो गया 12 AMU। अब 1 AMU होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये हमने पीछे पढ़ा था। देखिए ये किसकी वैल्यू आई? 12 AMU किसकी वैल्यू आई? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर एक AMU निकालना हो तो ये 12 इधर चला जाएगा, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब जब 1 मोल निकालना है तो हमने पढ़ लिया था, ये है, ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, इफ 6.022 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन देन मास ऑफ कार्बन। अब हमें मास निकालना है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास ये हमने पढ़ा था, 1 मोल का मास ये 12 ग्राम आ गया ना। अब ये जो है 6.022 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, इसमें देखिए जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो आता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और जब इतने एटम की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ जब हम इतने एटम्स की बात करेंगे, इतने एटम की बात करेंगे तो आएगा 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 इंटू, ये हमने पीछे पढ़ लिया, तो 1 मोल की वैल्यू आ गई 12 ग्राम, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू होती है। जो भी किसी भी मोलिक्यूल का जो मोलिकुलर मास होता है, जैसे 18 ग्राम, जैसे कार्बन का होता है 12 ग्राम, कार्बन का होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, ठीक है। ये फिक्स है। ये किसकी वैल्यू है? कार्बन के कितने एटम है? एक एटम, तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम। ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, ठीक है। ये फिक्स है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हमने क्या पढ़ा था? सिंपल सा, देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल का मतलब ये लिख दिया,
ऑक्सीजन एटम, इसका मीनिंग क्या था, 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 ग्राम। ठीक है, फिक्स है। 16 ग्राम में 1 मोल, ये हमने पढ़ लिया। 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम। 1 ग्राम में 1/16 मोल। ठीक, और अगर हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है हमें 64 ग्राम में, तो 1/16 इंटू 64 मोल, इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा 4 मोल। ठीक है, फिक्स। अब इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया गया, देखिए, जिसको बस आपको पढ़ना है, और अगर मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। ये फॉर्मूला मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता सकती थी, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी था। अब देखिए, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। अब जैसे पिछले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमें 64 ग्राम गिवन मास था, दे रखा था। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो रियल मोलिकुलर मास होता है वो होता है 16। इस फॉर्मूले में हम जैसे ही पुट करेंगे गिवन मास 64, मोलिकुलर मास 16, तो ये आ गया 4 मोल। ठीक है, कितना इजी है। अब कोई भी एलिमेंट हो, जैसे नंबर ऑफ मोल्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, अब गिवन मास कितना है 28 ग्राम रख दिया, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास 14, डिवाइड करेंगे 2 मोल, हो गया ना इजी। अगर वॉल्यूम दे रखी है हमें, अगर वॉल्यूम दे रखी है हमें, तो उसके लिए गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। जैसे कि देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो गिवन वॉल्यूम ये हो गई, और जो फिक्स वॉल्यूम होती है STP पे, वो होती है, ये फिक्स रहेगी हर एक एलिमेंट के लिए ये। ठीक है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो आप ये रख दीजिएगा। अगर वॉल्यूम की बात करती है तो जो वो मोलर वॉल्यूम है वो क्या रहेगी 22.4, और ये आ जाएगा 1/2 मोल। ठीक है, कितना इजी हो गया हाँ फॉर्मूले से। अगर मास दे रखा है तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, अगर वॉल्यूम दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये चैप्टर हमारा मोल कंसेप्ट के साथ खत्म होता है। साथ में हम पढ़ेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी हम इसी क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके लिए अलग से क्लास की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले जो पिछले चैप्टर में हमने एटम के बारे में पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन को अलग से पढ़ेंगे, प्रोटॉन को अलग से, और न्यूट्रॉन को अलग से। इनके बारे में हमें किसने बताया, ये सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताया जे थॉमसन ने इन 1897 में। आप ये याद रखिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो -1 होता है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अब प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के बारे में हमें सबसे पहले बताया ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में हमें बताया ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम जो इलेक्ट्रॉन पर था, लेकिन ये पॉजिटिव है। ठीक है, और रिलेटिव चार्ज इस पे +1, इलेक्ट्रॉन पे -1 था, इस पे +1। न्यूट्रॉन के बारे में बताया हमें जेम्स चैडविक ने 1932 में, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, लेकिन मास होता है। मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सबने अलग अलग एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। सबसे पहले थॉमसन ने दिया अपना थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने 1904 में अपना
एटम का मॉडल दिया कि कैसे अरेंज होते हैं। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी, लेकिन वो अरेंजमेंट कैसा होता है इसके बारे में थॉमसन ने बताया। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड ऑन इट। इन्होंने एक वाटरमेलन की शेप जैसा कुछ बताया कि ये है एक एटम, ठीक है, और इसके अंदर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, जैसे कि वाटरमेलन में जो बीज होते हैं तरबूज में, वैसे ही इन्होंने बताया कि ये होती है सेब। ये पूरा रेड पार्ट है और इसके अंदर कहीं कहीं ये ब्लैक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इनके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये रेड पार्ट है और ब्लैक पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे एटम में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, जो बाकी जो कुछ भी बच गया वो नेगेटिव, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, प्रोटॉन। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो एटम एक न्यूट्रल क्वांटिटी है, इन्होंने ये बताया। अब दूसरे साइंटिस्ट आए रेदरफोर्ड। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है इनका, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं हम इसको। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लगाई, इन्होंने देखा मोस्टली तो स्टेट स्टेट जा रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्टेट, ज्यादातर सीधे जा रहे हैं, लेकिन सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट, मतलब कितने डिफ्लेक्ट हुए? 1 आउट ऑफ 1200 पार्टिकल अपीयर्ड रिबाउंड। अब इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। जे जे थॉमसन ना, हाँ, जे जे थॉमसन ने हमें क्या बताया था कि एटम का पूरा हिस्सा पॉजिटिव है, उसके अंदर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल, ये बताया। लेकिन रेदरफोर्ड ने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, जो एटम के अंदर जो स्पेस है, ज्यादातर स्पेस खाली है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाई वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव, उल्टा हो गया ना, उन्होंने बताया कि नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, इन्होंने बताया पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाई वेरी लिटिल स्पेस। पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम कंसेंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है एटम का वो एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसेंट्रेट है, बाकी में नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बताया पॉजिटिव चार्ज सेंटर एट न्यूक्लियस। अब यहां से बात स्टार्ट हुई न्यूक्लियस की, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। जो नेगेटिव चार्ज है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में। साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। जो ये एटम है इसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही स्मॉल है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक हैं वो देखिए। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैन लूज एनर्जी। जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं ये अपनी एनर्जी लूज कर देंगे और ये न्यूक्लियस में ही गिर जाएंगे और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो एटम इज स्टेबल, इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेगेटिव चार्ज जब रिवॉल्व करेगा तो ये अपनी एनर्जी का लॉस करेगा एंड ये इसके अंदर ही गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इनकी थ्योरी से ये हमें पता चला। अब बोर ने अपनी थ्योरी दी, बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। पिछली बार शायद बोर से ही क्वेश्चन बना था, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखें, इन 1913 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए डिस्क्रीट ऑर्बिट, वो एक फिक्स ऑर्बिट में
रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इनकी थ्योरी लगभग रदरफोर्ड से मिलती थी, लेकिन इन्होंने कुछ और इसके बारे में बताया, वो पढ़ते हैं। देखिए, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट में, तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही और ये जाकर एटम के अंदर नहीं गिरेंगे, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, वो इन्होंने क्लियर किया। देखिए, इन्होंने बताया ये है एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर है ये के सेल, फिर एल, फिर एम। जो के एल एम एन सेल का कंसेप्ट था वो बोर ने ही दिया। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, कैसे हम ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिट में बांटते हैं। देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। के सेल के अंदर n की वैल्यू होती है 1, के पहला सेल, फिर एल, एम और एन। तो k के लिए n की वैल्यू 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे, हमें मिलता जाएगा। k सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, कि मैक्सिमम इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो k सेल में जब यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो k सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8, m में 18 और n में 32। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल होती है किसी भी एटम की, उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेट इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। जब तक, मतलब सिंपल सी बात है, जब तक अपना पेट नहीं भरेगा ये दूसरे को नहीं दे सकता। तो जब तक अंदर वाले सेल कंप्लीटली फिल नहीं होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, यही बात। अब वैलेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। आउटरमोस्ट ऑर्बिट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। जो आउटरमोस्ट सेल होती है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एटम हु कंप्लीटली फिल आउटरमोस्ट ऑर्बिट आर लेस रिएक्शन। अब एक एटम है, अंदर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। बाहर वाली में 8। ठीक है, ये न्यूक्लियस। अब इस एटम को किसी चीज की आवश्यकता है नहीं, इसका अंदर वाली सेल तो कंप्लीट है 2, जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो भी कंप्लीटली फिल है। इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यही बात बताई गई है। एटम हु कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट आर ऑर्बिट आर लेस रिएक्शन, यहाँ पर सबसे कम रिएक्शन होगी। एटम रिएक्ट टू अचीव ऑक्टेट। कोई भी एटम, जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, ये क्यों होता है? इसका रीजन क्या होता है? ये अपनी अपनी जगह रहते क्यों नहीं, क्यों एक दूसरे में कंबाइन कर जाते हैं? इसका रीजन क्या है? जो इनका ये सेल होता है ऑक्टेट वाला 8, ये कंप्लीटली फिल नहीं होता। जैसे मान लो, देखिए, जैसे आप देखें, एटम का मेन एम क्या है? इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका जो मेन एम, जैसे आप लोगों का मेन एम है क्या है? जॉब लेना। ऐसे ही एटम का मेन एम क्या है? इसे अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने। अब देखिए, मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब तक इसके पास आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, इसको शांति नहीं मिलेगी। जैसे आप लोगों को जब तक जॉब नहीं मिल जाएगी, आपको शांति नहीं मिलेगी, सेम ऐसे ही। ठीक है, तो अब ये करेगा किसी ना किसी एटम के साथ रिएक्शन और वहां से लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और अपनी आउटरमोस्ट सेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। ठीक है, एटम रिएक्ट टू अचीव ऑक्टेट। क्यों रिएक्ट करता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने। आज के बाद आपसे कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट क्यों करते हैं, ये आपस में अलग अलग क्यों नहीं रह जाते, तो आप क्या बताओगे? ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर की बात करें। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमने देखा है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2,
एटॉमिक मास अलग होता है, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एटम बनाया था हमने, इसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो कहलाता है इसका एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन में 7, इसमें इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। मास नंबर में क्या प्रोटॉन को भी काउंट कर लेंगे और न्यूट्रॉन को भी, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 7, नाइट्रोजन की बात चल रही है यहाँ पर, और न्यूट्रॉन भी 7 ही है, तो टोटल 14, ठीक है। न्यूट्रॉन भी 7 है और प्रोटॉन भी। मेन बात क्या है एटॉमिक नंबर में? एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आप ये याद रखिएगा। एक मिनट। अब आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बात कर ले। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इस देखिए किसी भी एलिमेंट में यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को। ये क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये क्या है? मास नंबर। किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ये दोनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, ऐसा कैसे हुआ? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। और मास नंबर क्या होता है? हमने पढ़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो फर्क किस में आ गया? प्रोटॉन तो सेम थे दोनों में, न्यूट्रॉन में जब फर्क आ जाता है तो उनके अलग अलग हो जाए। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोटोप, जिनके एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट। आइसोटोप मतलब जो टॉप वर्ड है, इससे आप याद रख सकते हो, जो टॉप है वो अलग अलग है, टॉप पे हैं जो वो अलग अलग है, नीचे सब कुछ सेम। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, अब कुछ यूजेज बता रखे हैं आइसोटोप के। यूज एज ए फ्यूल, ये फ्यूल के रूप में यूज होता है। कोबाल्ट यूज इन ट्रीटमेंट, जो कोबाल्ट 16 होता है, कोबाल्ट 60 वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज इन गोइटर, ये जी हो रहेगा यहाँ पर, गोइटर ट्रीटमेंट, जो गेंगा जो रोग होता है उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन के आइसोटोप का यूज किया जाता है। दूसरी तरफ आइसोबार, अब आइसोबार में उल्टा है। आइसोबार में क्या है? आइसोबार में जो ये मास नंबर है ना, ये तो रहेगा सेम और एटॉमिक नंबर अलग अलग, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन में फर्क आ गया यहाँ पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है दोनों का डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? डिफरेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, दोनों एलिमेंट्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, तो इससे क्या मीनिंग हुआ? इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, ठीक है। तो आइसोटोप और आइसोबार में ये फर्क है, आप याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखें इससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट? कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम है? तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी 1 ही, इसका सिंपल सा, ठीक है। न्यूक्लाइड्स हैविंग द सेम एटॉमिक एंड मास नंबर आर नोन एज, जिनके न्यूक्लाइड्स हैविंग द सेम एटॉमिक एंड मास नंबर आर, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो और जिनका मास नंबर भी सेम हो। हमने क्या पढ़े थे? आइसोटोप और आइसोबार। उसमें क्या था? आइसोटोप में मास नंबर अलग था और आइसोबार में एटॉमिक नंबर अलग था, लेकिन जिसमें सब कुछ ही सेम हो जाए, मास नंबर भी एटॉमिक नंबर भी सब कुछ सेम है, एलिमेंट अलग अलग हैं, तो उनको क्या कहेंगे? आइसोमर। द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी इज, रिफ्लेक्टिविटी की एसआई यूनिट पूछी गई है, तो ये आप याद रखेगा, ये है बैकवर्ड, ठीक है।
द फंडामेंटल पार्टिकल दैट हैज लीस्ट मास इज, अब इनमें से किसका सबसे कम मास है वो हमें बताना है। तो देखिए जो जितने भी पार्टिकल होते हैं उनमें जो मास नंबर की बात करें तो सबसे कम मास नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, सबसे कम मास नंबर इलेक्ट्रॉन का। आइसोटोप हैव डिफरेंट, आइसोटोप में क्या डिफरेंट होता है बताइएगा। आइसोटोप में हमने क्या पढ़ा था, मास नंबर अलग है, तो मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है तभी तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एन एटोमिसिटी ऑफ 1, इनमें से एटोमिसिटी 1 किसकी है। देखिए हीलियम को हम ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2, सल्फर को S8, ओजोन को O3। अब आप बताइएगा इनमें से एटोमिसिटी 1 किसकी है, तो बहुत ही सिंपल है, हीलियम की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, ये लॉ किसके द्वारा दिया गया, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये किसने बताई, लेविजियन ने, सिंपल सा है। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज प्रपोज बाय, जो एटॉमिक थ्योरी है मैटर की वो किसने बताई, तो वो बताई जॉन डाल्टन ने, जो डाल्टन थ्योरी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो, ठीक है। गिव रीजन व्हाई एटॉमिक मास हैज नंबर यूनिट, जो एटॉमिक मास होता है उसके नंबर यूनिट के बारे में हमें रीजन बताना है। देखिए इट इज वेल डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी, ये वेल डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है, इस वजह से इसका जो मास है एक नंबर यूनिट है, या प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आर नॉट मेजरेबल, उनको हम मेजर ही नहीं कर सकते। इट इज रेशियो ऑफ, तो इसका सही मीनिंग रहेगा इट इज रेशियो ऑफ मासेस, इट इज द एवरेज मास नहीं, तो इसका आंसर रहेगा इट इज द रेशियो ऑफ मासेस, ये मासेस का रेशियो होता है। अब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल स्टेट में पूछे गए, इनको बहुत अच्छे से करना है हमें, ठीक है। थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है, अच्छे से समझिएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट, हमें गिवन मास दे रखा है, गिवन मास है 40 ग्राम, ठीक है। दूसरे पेज पर करते हैं हम ये, एक मिनट, हाँ इसी पे करते हैं वरना फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फेरिक सल्फेट, चलो दूसरे पेज पर ही कर लेते हैं हम। देखिए इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पेपर में आया था अब भी आ सकता है, ठीक है। हमें गिवन मास कितना है, गिवन मास 40 ग्राम, ठीक है, ये हमें दे रखा है। फॉर्मूला फेरिक सल्फेट Fe2SO4 ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमें मास दे रखा है, हमें मोलर मास निकालना होगा और अलग अलग के नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, तो देखिए Fe2 एज इट इज मल्टीप्लाई, मोलर मास कितना है Fe का मोलर मास, एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई Fe का मोलर मास होता है 56, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, प्लस अब सल्फर की बात कर लेते हैं, कितने एटम है सल्फर के 3 और मोलिकुलर मास कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन 4 तिया 12 मल्टीप्लाई इसका मोलिकुलर मास 16, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट को तो आएगा 400 ग्राम, ठीक है, ये आ गया हमारा मोलिकुलर मास। और जब हमने नंबर ऑफ मोल्स पढ़े थे तब हमने पढ़ा था गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, गिवन मास 40, मोलिकुलर मास 400, ये आ गया 0.1 मोल,
ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 0.1 मोल। अब जो ये 0.1 मोल है ये कंप्लीट के नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, हमें अलग अलग एलिमेंट के निकालने हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले Fe का निकालते हैं। Fe 2 इंटू 0.1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मोल। ठीक है, दूसरा किसका निकालना है, सल्फर का। सल्फर, इसके कितने एटम है, 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो ये आ जाएगा 0.3 मोल। ठीक है, अब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 3 जा 12 इंटू 0.1 तो ये आ जाएगा 1.2 मोल। देखिए ये निकालने थे हमने, ये निकाल लिए। सेपरेट सेपरेट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, फिर जो गिवन मास है उससे उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में अगर आयरन के 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर के 3 है तो 3 से, ऑक्सीजन के 12 है तो 12 से। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए इसमें यही बताना था नंबर ऑफ मोल सेपरेट सेपरेट के, तो हमने निकाले थे अभी 0.2 0.2 0.3 1. ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी पिछली बार एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखना भूल गए हैं शायद। देखिए 28 ग्राम ऑफ हीलियम। अब इसमें मास नंबर की बात करें, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हीलियम में एक मिनट, 28 ग्राम, ये गिवन मास हो गया, और मोलिकुलर मास 7 मोल। देखिए इधर कहां दे रखा है 7 मोल, ये तो ए का हो गया 2। ठीक है, 0.45 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, 1 मोल में कितने ग्राम, 1 मोल में, 1 मोल ऑक्सीजन में 32, और 0.5 में 32 डिवाइड बाई 0.5 तो ये आ जाएगा 16। तो ये बी का हो गया 4, बी का 4। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ कॉमन साल्ट, ये कॉमन साल्ट है। ठीक है, कॉमन साल्ट SaLt, कॉमन साल्ट। ठीक है, कॉमन साल्ट का जब मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा, इसका 1 मिनट में करके देख लेती हूँ। इसका मोलिकुलर मास NaCl का आएगा 40 और 41 58, हाँ ये आएगा इसका मोलिकुलर मास। तो C का हो गया 1, C का हो गया 1। और 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का 1.5 मोल। अब कैल्शियम के 1 मोल में कितना होता है 40। ठीक है, और 1.5 में इससे मल्टीप्लाई 40 इंटू 1.5 तो ये आ जाएगा 60। तो डी का आ गया 30। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए का सेकंड, हाँ ये ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये पिछली बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये इसके आंसर के दे रखे हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।